जय हिंद साथियों, अभी आपके सामने जो है ये कोर्स लेकर आए हम। ठीक है, स्टार्ट जो है इसको हिस्ट्री से कर रहे हैं। बिना किसी बात के जो है शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। सबसे पहले इतिहास किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री? देखिए, इससे सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो जो हिस्ट्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड, यूनानी शब्द, ठीक है, हिस्टोरिया से निकला है। किससे निकला है? हिस्टोरिया से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, जिसका मतलब है कि नॉलेज गेन थ्रू एक्सप्लोरेशन। राइट, क्लियर है कि नहीं? मुझे याद आता है कि मेरे मामा जी कहते थे कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति मतलब और हास। इति का मतलब होता है बीती, हास का मतलब होता है कहानी। तो बीती कहानियों को जब हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। पर यहाँ पर हिस्टोरिया शब्द का क्या मतलब है कि आपका नॉलेज गेन थ्रू एक्सप्लोरेशन, अन्वेषणों के द्वारा जो है प्राप्त ज्ञान। राइट, चलिए जल्दी से आगे बढ़ें। अगर इसको और अच्छे से समझाना हो तो अतीत का व्यवस्थित अध्ययन जो सार्वजनिक महत्व रखता है। कौन सा अतीत? जिसका अपना सार्वजनिक महत्व हो। जिसका अपना सार्वजनिक महत्व हो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो जरा ध्यान दें, यहां पर मैंने दो बातें बताई कि अतीत काल का अध्ययन करेंगे और कौन से अतीत का? जिसका सार्वजनिक महत्व हो। और कैसा अध्ययन करेंगे? व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो जरा ध्यान दें कि हम किसका स्टडी करेंगे? पास्ट को। कैसे स्टडी करेंगे? सिस्टमैटिक तरीके से। और कौन से पास्ट को? जिसका आपका क्या हो? पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। क्लियर है कि नहीं? लाइक अगर मैं आपके या आप मेरे इतिहास को क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कल को अगर आप जो है प्रधानमंत्री हो जाते हैं या आपके द्वारा कोई ऐसा काम होता है जिससे कि जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है, तो फिर आपके इतिहास को पढ़ा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? वरना व्यक्तिगत इतिहास को कोई नहीं पढ़ता जब तक कि उसका सार्वजनिक महत्व ना हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं हो। ठीक है जी, चलिए इतिहास के जनक किसे कहते हैं जरा यहां पर ध्यान दें। ठीक है, कि फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के जनक कौन है? तो वो एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है जी, ये हेरोडोटस या हीरोडोटस जो हैं ये क्या है? इतिहास के जनक हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। लेकिन यहां ध्यान दें कि ये कौन से कहां से थे? ग्रीक थे। ठीक है, ये हिस्टोरियन भी थे और जोग्राफर भी थे। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का जो नाम है वो है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। किसने कहा था? सिसरो ने कहा था, जो कि आपके रोमन आपके फिलोसफर थे। उन्होंने इन्हें जो है इतिहास का जनक कहा है। क्यों? क्योंकि पेपर जो है ना आजकल बड़ा मतलब अजीबोगरीब आ जाता है। कई बार हम जो चीज़ पढ़ के जाते हैं, लेवल जो है बीपीएससी, यूपीएससी, क्या करते हैं आरपीएससी, ठीक है, और भी जो स्टेट पीसेस हैं वो लेवल उठा देते हैं। कैसे उठाते हैं? हम पढ़ के फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है हमने याद कर लिया, हेरोडोटस। वो लेवल उठा देते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को किसने कहा? तो सिसरो ने कहा। ये ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? फिर यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है जी, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय इतिहास का जनक जो है वो मेगास्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेगास्थनीज को कहा जाता है। ठीक है जी, याद होगा आपको, ये एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इनकी जो किताब का जो नाम था वो था इंडिका। ठीक है, क्या नाम था? इंडिका नाम था। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपने। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वो कौन है? मेगास्थनीज। क्लियर है? तो अब अगला है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान के जनक कौन है? तो वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1861 में जो है इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। क्लियर है कि नहीं? और जो भी आप जानते हैं जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे सांची वगैरह की जो है खुदाई जो है इन्हीं के जो है डायरेक्शन में हुई थी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है जी, अगले सवाल पे बढ़े। फादर ऑफ इंडियन जो है आपके क्या बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स यानी भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? तो वो हैं जेम्स प्रिंसेप। कौन है? जेम्स प्रिंसेप। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोका के ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, अशोका के जो ब्राह्मी जो उनकी जो लिपि थी उसको पढ़ने में जो है क्या किया था? सफलता प्राप्त की थी। किसको? ब्राह्मी लिपि को। तो ब्राह्मी लिपि को जो है इन्होंने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, किसके? अशोका को। तो ये दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? तो वो हैं आपके जेम्स प्रिंसेप। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले अशोका के ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सौभाग्य किसे मिला, सफलता किसको प्राप्त हुई, तो अगेन आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने। देन आगे बढ़े।
अब सवाल ये है, हम भारत के नाम को लेकर जो है काफ़ी वो होता है कि हमें भारत का नाम भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तो फिलहाल इस डिबेट पे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि भारत के क्या नाम रहे हैं। तो सबसे पहला नाम जो मुझे याद आता है वो है मेलुहा। क्या नाम है? मेलुहा। मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो सिंधु क्षेत्र के लिए जो है जो नाम यूज होता था वो यूज होता था मेलुहा। तो ध्यान दें, मुझे लगता है कि इतिहास में भारत का सबसे पहला नाम जो है, जो अभी हमारे पास जो अभिलेख है, अगर उसकी बात करें तो वो नाम है मेलुहा। ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा पाणिनि जी ने अपनी बुक अष्टाध्यायी में, ठीक है, भारत के लिए जो नाम यूज किया है वो है ब्रह्म ऋषि। ठीक है, मनुस्मृति ने भी जो है गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को जो है किस नाम से बोला है? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र बोला है। तो ये नाम ध्यान रखेगा, ब्रह्म ऋषि। अगला जो नाम है वो है आर्यव्रत। ठीक है, ये नाम तो कितनी बार सुना होगा आपने। मनुस्मृति ने जो है, मनुस्मृति किताब में जो है हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र है उसे आर्याव्रत कहा गया है। क्लियर है कि नहीं? फिर हम बात करें जम्बूद्वीप, अशोक के अभिलेख और अग्नि पुराण में जो है जामुन के वृक्षों वाले देश को जम्बू द्वीप कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी जो है हमें क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप कहा गया। ये नाम जम्मू नहीं है, जम्बू है। ठीक है जी। इसके अलावा इंडिया नाम किसने दिया? तो हेरोडोटस ने, जो उसकी बुक थी, याद होगा आप लोगों को, इंडिका, उसमें जो है इंडस रिवर के बाद का जो क्षेत्र है उसको जो है इंडस रिवर से जो बाद का जो क्षेत्र है उसको नाम इंडिया दिया गया, क्योंकि सिंधु नदी के लिए जो उन्होंने शब्द यूज किया वो था इंडस रिवर। ठीक है जी। तो सिंधु से ही हिंदू बना और सिंधु को इंडस बोलते और इंडस से इंडिया बना। तो हेरोडोटस की किताब में यूज हुआ। उसके बाद जो है ग्रीक लोग और जो आपके जो पश्चिमी जो लोग हैं, पश्चिमी देशों के जो लोग हैं, वो हमें किस नाम से बुलाते हैं? इंडिया। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? इंडस रिवर का है। और ये नाम किसने सबसे पहले यूज किया? हेरोडोटस ने। इसके अलावा हिंद, हिंदुस्तान, ठीक है, ये फारसी शासकों ने जो है ये नाम हमें दिया। और अगेन सिंधु से ये हिंदू बना, सिंधु से हिंदू बना। अल बरूनी की जो किताब है उसमें हमें, आपने तो नाम सुना होगा अल बरूनी किताब का, ठीक है, किताबुल हिंद, तो उसमें उन्होंने हिंदू या हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया है। तो ये अलग अलग नाम है, आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए जो वर्ड यूज होता है भारत वर्ष यूज होता है। ऋग्वेद के अत्रि ब्राह्मण में जो है दुष्यंत के पुत्र, ठीक है, दुष्यंत, आपको पता होगा कि दुष्यंत जो है और शकुंतला के जो पुत्र थे वो थे भारत, और उन्हीं के नाम से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। विष्णु पुराण में भी भारतवर्ष का नाम मिलता है। और खारवेल जो कि चेदी वंश के शासक थे, ठीक है, उड़ीसा के शासक, वहाँ पर कलिंग बोलते हैं उसे, ठीक है, उसके जो शासक हैं, उड़ीसा का एक नाम कलिंग है, उत्कल है, राइट, पता होगा आपको। हमारे राष्ट्रीय गान में जो है उड़ीसा के लिए उत्कल शब्द का यूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है क्या नाम दिया गया है? भारतवर्ष नाम दिया गया है। इसके अलावा राधा मुकुंद मुखर्जी की जो बुक है सिविलाइजेशन, उसमें भारत के लिए जो है बृहत्तर भारत यानी कि ग्रेटर इंडिया यूज किया गया है। और इसमें भारत के अलावा, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो भारत के अलावा बाकी जगह पर भी उसका फैलाव हुआ, स्पेशली आपके मध्य एशिया और आपके जो है दक्षिण पूर्व एशिया में इसका फैलाव हुआ। तो उन्होंने मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया को भारत के साथ जोड़कर जो है बृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट रखा। यहां पर एक सवाल बता देना चाहता हूं, पूरे ऋग्वेद में हिंदू शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। पूरे ऋग्वेद में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े। एक थोड़ा सा जो है मजेदार चीज मुझे देखने को मिली कि जो भारत के जो अलग अलग नाम है वो भारत के एक राज्य के नाम में जो है वो समाहित हैं। वो राज्य है बिहार। ठीक है, तो देखिए, बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यव्रत और आर से रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसके अलावा मैं अगर अपने देश की बात करूं, भारत की बात करूं, तो इसका भारतीय संविधान से भी एक रिलेशन है। तो अनुच्छेद 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में जो है ये बताया गया है कि जो भारत का जो नाम है वो है भारत अर्थात इंडिया, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत। ठीक है जी। संविधान में कहते हैं कि ये शब्द जो है 475 बार जो है भारत शब्द आया है, और भारतीय शब्द जो है 57 बार आया है, 57 टाइम्स आया है। और वहीं जो इंडिया वर्ड जो है, सॉरी, जो भारत शब्द जो है, ठीक है, वो 475 टाइम्स आया है। क्लियर है कि नहीं? अब जरा मैं इतिहास के प्रकार बताऊं। ठीक है, तो इतिहास के प्रकार की बात करें तो 3 तरह के हैं। प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री, फिर आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, और फिर इतिहास यानी हिस्ट्री। तो इतिहास को हम 2 तरह से ही जानते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा और लिखित साक्ष्य के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा और रिटन एविडेंस के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो जो भी फिजिकल फॉर्म में है, जो भौतिक रूप में उपलब्ध हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि आपके जो हैं सिक्के, जैसे बर्तन, जैसे कि कोई उपकरण हो, ठीक है, जैसे कोई मूर्ति, स्टैच्यू हो,
ठीक है, स्केल्टन हो, कोई आपकी हड्डियों का कंकाल हो, ढांचा हो, ठीक है, या पत्थर के औजार हो, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास के तीनों काल में पाए गए हैं, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल हो, आदि इतिहास का काल हो या ऐतिहासिक काल हो, तीनों में पाए गए। लेकिन जब मैं लिखित साक्ष्य की बात करता हूँ तो वो जो है प्री हिस्ट्री में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्टोन एज, पाषाण युग, और यहाँ पर आदि मानव थे तो संभवतः उन्हें लिखना नहीं आता था, तो इसीलिए हमें रिटर्न एविडेंस नहीं मिले। लेकिन अगर आदि इतिहास की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ पर जो है हमें जो है सील्स मिली हैं। नहीं समझा आप? ठीक है, तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है ना वो हम पढ़ नहीं पाए। तो लिखित साक्ष्य मिले हैं बट वो अनडेसिफाइड है, हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। जो मोहरें मिली हैं, हम उसमें जो क्या लिखा हुआ है ये अभी तक हमें पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो इसीलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। लेकिन अगर कल को सपोज कीजिए कि हड़प्पा की लिपियों को पढ़ने में सफलता मिल जाए, तो फिर ये जो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो काल है वो आदि इतिहास से निकलकर वो कहाँ आ जाएगा? हिस्ट्री में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री या हिस्टोरिकल एरा वो होता है जहाँ पर रिटन एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जहाँ पर रिटन एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दोनों मिल जाते हैं, तो उसे हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जो एग्जांपल है वो है पाषाण युग, इसका आदि इतिहास का जो है क्या हड़प्पा, और इतिहास का क्या है 16 महाजनपद और वगैरह भी। ठीक है, वैदिक युग भी कह सकते हैं कुछ हद तक। अब एक सवाल अक्सर आता है कि सर बीसी और एडी में क्या अंतर है, ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है और ये इसका मिडिल पॉइंट है जिसको हमने जीरो नाम दिया। ठीक है जी, इस जीरो में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म, जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं? तो जब हम इस क्रम से इधर की तरफ जाते हैं तो घटते हुए क्रम में जाते हैं, और इधर जाते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। कैसे के? जैसे यहाँ पर हम बढ़ते हैं 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जैसे कि मान लीजिए -8, ठीक है ना, -7, ठीक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0। तो यहाँ उल्टे क्रम में होता है, घटते हुए क्रम में होता है। ठीक है, तो दो संवत ऐसे, संवत मतलब कैलेंडर, संवत का मतलब होता है कैलेंडर। दो कैलेंडर ऐसे हैं जो कि आपके ईसा के जन्म से पहले बने, जैसे विक्रम संवत और आपका जो है जूलियन कैलेंडर। ठीक है, ये 46 BC में हुआ था। लेकिन वहीं दो कैलेंडर ऐसे हैं जो आपके ईसा के जन्म के बाद जिनकी स्थापना हुई, वो है शाका संवत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का जो है ये नेशनल कैलेंडर भी है, राष्ट्रीय संवत है ये। और इसके अलावा हिजरी कैलेंडर, इस्लाम इसी को फॉलो करता है। 622 ईस्वी में ये आपका हुआ। ठीक है, तो जरा देखें बीसी का पूरा नाम क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, वहीं एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, एडी का मतलब, एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, जब ईसा मसीह पैदा हो गए थे। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को हम बीसी में दिखाते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को हम एडी के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, बीसी की संख्या जो है वो समय के साथ घटती है। जैसे 500 BC के बाद आएगा 499 BC, 499 BC के बाद आएगा 498 BC। ठीक है जी, वहीं जो समय दिशा की बात करें एडी की, तो यहाँ पर आपकी जो है संख्या समय के साथ बढ़ती है। ठीक है, जैसे 100 AD के बाद आएगा 101 AD, और अभी जैसे हम 2024 में हैं तो ये आपका AD में आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। उदाहरण की बात करें तो इसमें जैसे कि अशोक की जो मृत्यु है 232 BC में हुई थी। ठीक है, तो 232 के बाद कौन सा आएगा? 231 BC आएगा, क्योंकि घटते क्रम में होता है। ठीक है, एक मुझे बैटल याद आता है आपका, बैटल ऑफ हाइडेपेटिस। ठीक है, जो कि झेलम का युद्ध कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका सिकंदर और पोरस के बीच में हुई थी, जिसमें सिकंदर की विजय कहते हैं हुई थी। ठीक है, तो वो आपका जो है 326 BC में हुआ था। और वहीं भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। अब बीसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? BCE कर दिया गया। क्या कर दिया गया? BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इंग्लिश की बात करें। और एडी को क्या कर दिया गया? CE, यानी कॉमन एरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं तो इसमें क्राइस्ट वर्ड आता है, एडी में भी क्राइस्ट वर्ड आता है। तो और जो वेस्ट की जो है इस बात पर सहमति बन चुकी है कि हम जो है शिक्षा को धर्म से अलग करेंगे। तो सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो है क्या किया? धर्म को अलग कर दिया। अब पूरी डेट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम चेंज कर सकते हैं ताकि सेकुलरिज्म की वैल्यू को स्टैब्लिश किया जा सके, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को जो है, के मूल्य को जो है क्या किया जा सके? आपका जो है स्थापित किया जा सके। तो इसीलिए जो है ये किया गया। और एडी को हम क्या बोलते हैं? ईस्वी, शॉर्ट फॉर्म में, बस इतना। और बीसी को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, शॉर्ट फॉर्म में ईपू। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ये सब अपना जो डाउट है वो रख सकते हैं।
ठीक है, देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करें। अब बात करते हैं कैलेंडर की बात कर रहे थे, तो दो कैलेंडर का नाम भारत में सबसे ज्यादा आता है, एक आता है विक्रम संवत और एक आता है शक संवत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विक्रम कैलेंडर और आपका जो है आपका शक कैलेंडर। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करें विक्रम कैलेंडर की। ये ध्यान दें कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो कैलेंडर है उसमें दो पक्ष होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चंद्रमा से आपके होते हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं, सुना होगा आपने, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो जो विक्रम संवत है ये आपका कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, जबकि शाका संवत है शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। ध्यान रखना है, देखो सा से शाका, सा से शुक्ल, विक्रम क और आपका कृष्ण पक्ष। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है विक्रमादित्य के द्वारा हुई थी, तभी इसका नाम विक्रम पड़ा। ठीक है, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में इसका स्थापित किया गया था। वही शाका कैलेंडर जो है ये आपका 78 ईस्वी में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 78वीं ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत शक शासक कनिष्क ने की, सॉरी शक तो क्या बोलेंगे, कनिष्क आपको पता है कुषाण शासक थे, कुषाण शासक थे, उन्होंने की थी। समय की गिनती यहाँ पर जो है 57 ईयर पहले ही इसमें हो जाता है, क्योंकि बीसी है आपका। ठीक है, अब बीसी मतलब आपको बताया मैंने ईसा पूर्व है, तो ये थोड़ा सा समय से पहले चलता है। और जो शाका संवत है ये 78वीं ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए ये समय के बाद शुरू होता है। जरा देखिए, मैंने आपको बताया था ये 0 है। ठीक है, शाका संवत ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इतना समय ऑलरेडी कवर कर चुका था, तो इसीलिए ये बाद में शुरू हुआ है। और वही विक्रम संवत जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये थोड़ा सा 0 से पहले जाता है, तो इसीलिए शाका कैलेंडर का जो ईयर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। विक्रमादित्य ने जब मालवा पर विजय प्राप्त की या उनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, तो विक्रम संवत की स्थापना हुई। वहीं कनिष्क के राज्याभिषेक से जो है शाका संवत की स्थापना हुई। ध्यान दें, विक्रम संवत को जो है नेपाल सरकार यूज करती है, क्योंकि ये नेपाल का जो है क्या है, सरकारी कैलेंडर है, वहाँ का जो है नेशनल कैलेंडर है, ये ध्यान देने वाली बात है। वहीं शाका संवत को जो है भारत सरकार यूज करती है, क्यों ऑफिशियल यूज करती है, क्योंकि ये नेशनल कैलेंडर भारत का है। ठीक है जी, माह की बात करें तो दोनों में जो है चैत्र माह से ही शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, चैत्र का जो महीना जो है, जो मार्च अप्रैल के बीच में पड़ता है, वो पहला महीना होता है दोनों संवत में। ये ध्यान देने वाली बात है, जनवरी से शुरू नहीं होता। ठीक है जी, वहीं विक्रम कैलेंडर जो है, हिंदू त्यौहार जो है इसी के अनुसार मनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी हिंदू त्यौहार आप देखते हैं, दिवाली, होली, ये सब जो है विक्रम संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। वहीं पर शक संवत जो है, इसमें सरकारी कार्य जो है ज़्यादा यूज होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका ध्यान रखेंगे। और जितने डिफरेंट एग्जाम में उसमें ये वाला फैक्ट कितनी बार पूछा गया है, ये वाला फैक्ट कितनी बार पूछा गया, और आपका ये वाला फैक्ट कितनी बार पूछा गया, तो ये 3 फैक्ट जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। ये ध्यान देने वाली बात है कि विक्रम संवत के 135 वर्ष बाद कनिष्क के काल में आपका शक संवत शुरू हुआ। ठीक है, तो दोनों कैलेंडर के बीच में कितने का अंतर है, 135 साल का अंतर है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है जी, तो ये भी ध्यान दें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। तो यहां पर ये सेशन क्या हुआ, आपका खत्म हुआ। मैं चाहता हूं कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगे, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में आप करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।